हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बिहार जुडिशरी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। याद रखिए, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमारा बिहार के लिए कोर्स भी आता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बिहार जुडिशरी के लिए जो हमारा कोर्स है, इसमें हमने कंप्लीट सिलेबस कवर किया हुआ है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और एक ऐसे वकील कपल ने बनाया है जो बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं इस कोर्स के। आप हमारी वेबसाइट पे सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें हमने पूरा कंप्लीट कोर्स और इसमें बिहार के जो लोकल कानून हैं वो भी हमने डिटेल में कवर किए हैं। ये जो सीरीज़ मैं ला रहा हूँ ये फ्री रहेगी। इसमें बिहार जुडिशरी में जो जीएस के क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो ये सेट 1 है। आपको ये सेट कैसा लगेगा, आप इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दें, जिससे मुझे आने वाले सेट्स में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार जुडिशरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सेट नंबर 1। बिहार का पहला स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल कलरव ये ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? याद रखिए, ये जितने भी वीडियो आएंगे इनमें जो स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी, लेकिन मैं एक एक वाक्य हिंदी में आपको बताऊंगा ट्रांसलेट करके, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के जो बच्चे हैं मीडियम के उसका लाभ ले सकें। आपको मैं एनकरेज करता हूं कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। आपके जो नोट्स हैं एंड मोमेंट पे सबसे ज़्यादा काम आएंगे। तो बिहार का पहला राजकीय स्तर पर एक पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पक्षी महोत्सव का नाम था कलरव। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? भीमबंध वन्य विहार। भीमबंध वन्य विहार कहाँ पे है? भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कांवर झील पक्षी विहार या नागी नकती पक्षी विहार। तो आंसर है नागी नकती पक्षी विहार। एक्चुअली दो बांध हैं, एक नागी और एक नकती। तो दोनों में जो पानी भरा हुआ है वहाँ पे बहुत एक झील बन गई है, क्योंकि वहाँ पे जल भंडारण किया हुआ है, पानी को स्टोर किया हुआ है, वहाँ पे पक्षी आते हैं। तो नगी नकती बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में आती है। जमुई एकदम जो झारखंड से लगता है डिस्ट्रिक्ट, साउथ ईस्ट बिहार। तो नगी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई में है और कांवर झील बर्ड सेंचुरी अभी अभी खबरों में आई थी, ये बेगूसराय में है, बेगूसराय। और कांवर झील पक्षी विहार अभी अभी रामसर साइट बना है, इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। रामसर शहर कौन से देश में है? ईरान में। और बेगूसराय से लोकसभा सांसद कौन है? गिरिराज सिंह, जो हमारे पशुपालन, मछली पालन और डेयरी मंत्री हैं। इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? चंपारण में है। चंपारण से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, ये वेस्ट चंपारण में है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आंसर है नगी नकती बर्ड सेंचुरी। ये 15 जनवरी से शुरू हुआ था और 3 दिन तक चला था पक्षी महोत्सव। अगले सवाल पे आते हैं। बिहार की सरकार ने अभी अभी एक समझौता ज्ञापन MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं कौन से संगठन के साथ? बिहार में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और बिहार में कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसको कम करने के लिए, यानी कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए और क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। तो ये बिहार ने साइन करा है समझौता ज्ञापन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय नायरोबी में है और नायरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, विश्व मौसम विभाग संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट ये सियोल में है, दक्षिण कोरिया की राजधानी। और ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये चारों ही संगठन काम करते हैं जलवायु और मौसम को लेकर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बिहार की सरकार कौन सी कंपनी के साथ मिलकर, बिहार की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 60 ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो सरकारी हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा, इनको उत्कृष्टता केंद्रों में बदला जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। कौन सी कंपनी करेगी? यह कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक्नोलॉजीज। और इसमें खर्चा कौन करेगा? 88% खर्चा इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज करेगी और बचा हुआ 12% खर्चा बिहार की सरकार करेगी। ठीक है। अच्छा ये बताइए टाटा कंपनी का चेयरमैन कौन है? जब मैं पूछता हूं अपने स्टूडेंट से कि भाई टाटा कंपनी के चेयरमैन कौन है, तो सब बोलते हैं रतन टाटा। नहीं, रतन टाटा नहीं है, उनकी काफ़ी उम्र हो गई है। अभी जो चेयरमैन है वो हैं
एन चंद्रशेखरन, मिस्टर एन चंद्रशेखरन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट है तो मतलब है, राइट। पिछले साल मैंने बच्चों को कहा था देखना ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, और वो आ गया बीपीएससी में। जो बीपीएससी 2020 का पेपर है उसमें जाके देखना, पूछा था मुरलैन नेशनल पार्क कहाँ पे है, मिजोरम में है ये। तो वो मैंने पहले ही बता दिया था जरूर आएगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते जब आप एक चीज़ को 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं और उसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका एक लेटरल थिंकिंग डेवलप हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। तो जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली और साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज इतनी होती है कि एक जो होलसम एक्सपीरियंस होता है वो आपको इंटरेस्ट पैदा करता है, आपको रटना नहीं पड़ता, ठीक है। तो टाटा कंपनी के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बिहार की सरकार ने अभी अभी एक पोर्टल बनाया है आशा वर्कर्स के लिए। जो आशा वर्कर होती है ना, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं वैसे ही आशा वर्कर होते हैं, जिससे इनकी पेमेंट इनको समय पे दी जा सके। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है अश्विन पोर्टल। पोर्टल क्या होता है और पोर्टल और वेबसाइट में फ़र्क क्या होता है? देखो, वेबसाइट तो सबके लिए होती है, कोई भी वेबसाइट पे जाएगा, लॉगिन करेगा और देखेगा, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेकिन पोर्टल जो होता है वो एक खास मकसद के लिए होता है और बहुत केसेस में एक खास पब्लिक के लिए होता है। जैसे अब ये जो पोर्टल है अश्विन पोर्टल, इस पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा तो आशा वर्कर ही इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगी। तो पोर्टल एक तरह की गुप्त या सीमित वेबसाइट होती है जो किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती है। तो अश्विन पोर्टल इसका नाम है। और अगर कंफ्यूजन हो तो आशा में आप आशा और यहां अश, तो ये मिलता जुलता नाम है, तो अश्विन पोर्टल। और आपको यह भी बता दूं कि बिहार की सरकार ने जो 7 निश्चय लिए थे उनमें एक ये भी था कि आत्मनिर्भर जो है हमें बनाना है। 7 निश्चय का पार्ट 2 भी आया था और उसी के तहत ये किया गया है अश्विन पोर्टल। यहाँ पे एक मोबाइल ऐप भी इन्होंने लॉन्च करा है जिसका नाम है वंडर ऐप। इस ऐप का नाम वंडर ऐप रखा गया है। तो वंडर ऐप को लॉन्च क्यों करा है? वंडर ऐप जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट ऐप है, वंडर ऐप। और ये बेसिकली जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए, उनको सारी जानकारी देने के लिए लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इसका नाम है वंडर ऐप। गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए उनको सारी जानकारी इस पे मिलेगी। और फिर एक चीज और लॉन्च करी है यहाँ पे जिसका नाम है ई संजीवनी। ई संजीवनी, और ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन फैसिलिटी है। मेडिसिन मतलब चिकित्सा, टेली मतलब दूर। तो टेली मेडिसिन मतलब एक ऐसी सुविधा होती है टेली मेडिसिन जिसमें डॉक्टर से परामर्श दूर बैठे ही लिया जा सकता है। आपको ओपीडी में जाने की आवश्यकता, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर से संपर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप गांव में बैठे हैं, शहर से डॉक्टर से आप टीवी पर, एक टीवी जैसी मशीन होती है उसी पर देखकर आप परामर्श ले सकते हैं। इसको बोलते हैं टेली मेडिसिन। तो टेली मेडिसिन पोर्टल जो लॉन्च करा है नीतीश कुमार ने, उसका नाम रखा है ई संजीवनी। तो तीनों पे से एक जरूर पूछेंगे एग्जाम में, या तो वंडर ऐप, या अश्विन पोर्टल, या ई संजीवनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खेलों के लिए विश्वविद्यालय भी बनेगा। खेल विश्वविद्यालय और एक स्टेडियम बनेगा। कहां बनेंगे ये दोनों? तो ये बनेंगे राजगीर में। वैसे राजगीर नालंदा में है, तो लेकिन यहां पे एग्जैक्ट पूछा है तो राजगीर मार्क करना है। राजगीर में बनेंगे, ये घोषणा करी बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने, जो वहां के वित्त मंत्री भी हैं। तो ये बनेगा। और एक चीज और याद रखिए, झारखंड में भी एक स्टेडियम बन रहा है नया, झारखंड में बोकारो में बन रहा है। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक पंजाब में बन रही है अभी पटियाला में, महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। उसका नाम महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पे रखा जाएगा। ये पटियाला में बन रही है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो ये भी याद रखिए। वैसे स्टेडियम की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये जो अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। और आप जानते होंगे, क्रिकेट आप देखते होंगे, तो इस साल T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, अक्टूबर नवंबर में होगा। तो उसका जो फाइनल खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बिहार का कौन सा परंपरागत खिलौना है जो इंडिया टॉय फेयर में, जिसकी प्रदर्शनी की गई, डिस्प्ले किया गया? इंडिया टॉय फेयर, भारतीय खिलौना मेला लगा था 2021। तो इस खिलौने का नाम क्या है? यह है कन्यापुत्री। कन्यापुत्री बोलते हैं। यह कौन से जिले का खिलौना है बिहार का? सुना है आपने कन्यापुत्री खिलौना? तो मैं आपको दिखाता हूं कन्यापुत्री खिलौना। यह चंपारण का है।
चंपारण। देखिए कन्या पुत्री जो है ये बेसिकली गुड्डे गुड़िया का जोड़ा होता है और ये भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है क्या, कन्या पुत्री जो है। और ये एक परंपरागत गुड़िया है। इसमें बेसिकली प्रथा ये है चंपारण में कि जो ये जोड़ा है भाई बहन का, इसको जो बहन है वो जाके नदी में डुबा आती है और फिर भाई नदी में जाके उसको वापस लेकर आता है। ठीक है, तो ये एक भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है उसका प्रतीक है कन्या पुत्री नाम की ये गुड्डे गुड़िया का जोड़ा। और ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं बी, चन्नापटना के खिलौने, ये प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में इनका जिक्र करा था। ये खिलौने कर्नाटक से हैं, ये खिलौने कर्नाटक से हैं। अच्छा, बिहार का सबसे फेमस परंपरागत खिलौने कौन से होते हैं, तो मैं आपको फोटो दिखाता हूं। ये होते हैं सिक्की, एक घास होती है, ये गोल्डन कलर की घास होती है। इसे गोल्डन ग्रास ऑफ बिहार बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर होता है वो सोने जैसा होता है, सिक्की घास। तो सिक्की घास के बने हुए जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हस्तशिल्प, ये बिहार के सबसे फेमस हैं। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनका निर्यात किया जाता है। अब सवाल यह है दूसरा कि सिक्की जो घास होती है ये बिहार में कहां पे होती है, तो ये सबसे ज्यादा होती है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में होती है सबसे ज्यादा सिक्की घास। ये वहां के जो दलदलीय जो गीले इलाके हैं कीचड़ वाले, वहां पे उगती है और इनसे फिर ये हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं सिक्की की घास से बने। इतना ही नहीं, बिहार में दरभंगा क्लस्टर भी है। दरभंगा क्लस्टर मतलब बिहार के दरभंगा में भी जो परंपरागत खिलौने हैं उनका विनिर्माण केंद्र है, इसको दरभंगा क्लस्टर कहा जाता है। दरभंगा अभी खबरों में इसलिए भी था क्योंकि यहां पे एक तो एम्स बना है, दरभंगा में चालू हो गया है, और दूसरा यहां पे एयरपोर्ट चालू हो गया है। जनवरी के महीने में यहां पे एयरपोर्ट भी चालू हो गया है। क्लियर है? तो ये भी बिहार के परंपरागत खिलौने हैं। तो कन्या पुत्री जो डॉल है ये इंडिया टॉय फेयर में इसकी प्रदर्शनी की गई। बिहार का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो इसका विषय क्या था, तो ये आपको पता होगा। बिहार पहले बंगाल का हिस्सा था, बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते थे, याद है। तो 1912 में बना था बिहार बंगाल से अलग होके, और अब चल रहा है 2021, तो आप काउंट कर लीजिए, तो ये 109 साल हो गए। तो 109वां स्थापना दिवस बिहार का मनाया गया और 22 मार्च को होता है बिहार का स्थापना दिवस, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बना था बिहार। और 22 मार्च को इसका थीम क्या था, इसका थीम था जल जीवन हरियाली। ऑप्शन ए, जल जीवन हरियाली। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये कि 22 मार्च को और क्या होता है, तो याद रखिए 22 मार्च को होता है इंटरनेशनल वाटर डे। इंटरनेशनल वाटर डे, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। इसको वर्ल्ड वाटर डे भी बोल सकते हो, वर्ल्ड वाटर डे, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। बिहार जो है वो भारत का कौन सा राज्य है, कौन से नंबर का राज्य है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, जिसने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को शुरू करा है। इथेनॉल क्या होती है? इथेनॉल को हम रासायनिक तौर पर C2H5OH लिखते हैं। यह एक शराब होती है। इनफैक्ट जो शराब पी जाती है नियमित रूप से लोगों के द्वारा वो इथेनॉल ही होती है। और कई बार आपने ये वर्ड सुना है जहरीली शराब। जहरीली शराब क्या होती है? अब जो लोग जिनको नहीं पता, उतना ज्ञान नहीं है शराब का, वो क्या करते हैं अपने घर में बना लेते हैं, तो वो इथेनॉल नहीं वो मीथेनॉल बन जाती है। और मीथेनॉल जो होती है जहरीली होती है। मीथेनॉल होता है CH3OH। तो मीथेनॉल जब बन जाती है तो वो जहरीली होती है, लोग उसे पी के और फिर मर जाते हैं, तो इसको जहरीली शराब बोलते हैं, मीथेनॉल। तो मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूं। अब इथेनॉल को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और भारत की सरकार एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर आई थी, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में, जिसके तहत सरकार यह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं इथेनॉल को बनाएं। इसका फायदा क्या है अगर आप इथेनॉल को बनाएंगे? देखो फायदा यह है, इथेनॉल जो है आप अपनी गाड़ियों में ईंधन के रूप में भी डाल सकते हो, पेट्रोल के साथ मिक्स करके। और सरकार का लक्ष्य यह है कि 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होना चाहिए भारत में। इसका फायदा यह है, देखो पेट्रोल धुआं छोड़ता है, पेट्रोल एक बहुत ही साफ ईंधन नहीं है। गाड़ी से कितना धुआं निकलता है, तो पेट्रोल एक क्लीन फ्यूल नहीं है, लेकिन इथेनॉल कोई धुआं नहीं छोड़ता। इथेनॉल बहुत ही क्लीन फ्यूल है, भविष्य का ईंधन है, गैर परंपरागत ईंधन है। तो इसका एक फायदा तो ये होगा, प्रदूषण कम होगा अगर हम इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे ईंधन में। 80% पेट्रोल, 20% इथेनॉल। दूसरा फायदा ये होगा, पेट्रोल हमें विदेशों से खरीदना पड़ता है, हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं।
अभी आज की पिछले पिछले 3 सालों से हम सबसे ज़्यादा पेट्रोल खरीद रहे हैं ईरान से, लेकिन अब ईरान से हमने बंद कर दिया, तो अब हम सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं 3 सालों से इराक से। समझ में आया? पिछले 3 सालों से पहले हम सबसे ज़्यादा ईरान से खरीदते थे, लेकिन पिछले 3 सालों में अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस की वेबसाइट पे जाके, तो हमने सबसे ज़्यादा तेल खरीदा है इराक से, क्योंकि ईरान से हमने बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में आके। तो एक फ़ायदा ये होगा, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, हमारा आयात बिल कम हो जाएगा, आयात पे खर्चा कम हो जाएगा। तो इथेनॉल, अब इथेनॉल बनाना है तो इथेनॉल बनाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, किस चीज़ से इथेनॉल बनेगा? या तो मकई से बनेगा, मक्का, कॉर्न या मेज बोलते हैं जिसे, या मोलेसिस से बनेगा। मोलेसिस क्या होता है? इसे शीरा बोलते हैं। जो आप गन्ने का जो जूस बनाते हो ना, गन्ने का रस होता है, उसके बाद जो बच जाता है वो मोलेसिस होता है, शीरा। ये मोटा द्रव्य होता है जो गन्ने के रस से या चकुंदर से जब शक्कर बनाते हैं तो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। देखने में ये कुछ मधु जैसा दिखता है और इससे शराब बनाई जाती है, इथेनॉल। तो मोलेसिस होती है, या मोलेसिस से बना सकते हो, या आप जो सड़े हुए चावल या सड़ा हुआ गेहूं है, रॉटन ग्रेन या चावल जो होता है ब्रोकन राइस जिसे बोलते हैं, उससे भी बना सकते हो। अब इनकी भी तो खेती करनी पड़ेगी। तो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी बहुत बड़ी चीज है। इसमें सरकार ये चाहती है, बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल संवर्धन नीति को अपनाया है, और इनका लक्ष्य ये है, बिहार की सरकार का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इथेनॉल को बनाएं और निवेश करें। तो सरकार ने छूट देने का ऐलान करा है। छूट कितनी? तो जितना भी आप निवेश करोगे उसमें सरकार 15% छूट देगी आपको 5 करोड़ रुपए तक। ठीक है, आप जितना भी निवेश करोगे उसमें 15% की छूट सरकार देगी 5 करोड़ रुपए तक। और अगर आप SC, ST, EBC या महिला हैं या अपंग हैं, दिव्यांग मतलब, या आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ था और उसके सर्वाइवर हैं आप, तो फिर आपको सरकार 15.75% की छूट देगी 5.25 करोड़ तक। तो ये याद रखिए, 15% की छूट आपके निवेश पे 5 करोड़ तक, या अगर आप इन सब कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो 15.75% तक की छूट 5.25 करोड़ रुपए तक। तो बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को अपनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, इसमें बिहार की पेयरिंग, बिहार का जोड़ा कौन से राज्य के साथ बनाया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो है ना, ये है क्या, पहले इसको समझो। इसमें हम 2 राज्यों को आपस में एक जोड़ा बना देते हैं दोनों का, और एक दूसरे के संस्कृति और एक दूसरे की सभ्यता, एक दूसरे की जो धरोहर, उनका आदान प्रदान किया जाता है। इसका एक उदाहरण देता हूं। अब बिहार को रखा गया है त्रिपुरा के साथ। अब त्रिपुरा आप जानते हैं, त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर का राज्य है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट का है। त्रिपुरा में त्योहार कौन सा मनाया जाता है? 2 बताता हूं जो सबसे फेमस हैं। एक तो है गरिया पूजा और एक है खर्ची पूजा। ये त्रिपुरा के 2 सबसे फेमस त्योहार हैं, गरिया पूजा और खर्ची पूजा। और बिहार के फेमस त्योहार तो बिहार के तो खैर बहुत सारे हैं। छठ पूजा है, और पितृपक्ष मेला जो गया में लगता है, या जो और तमाम सोनपुर में जो जानवरों का मेला लगता है। तो बिहार के त्योहार तो बहुत सारे हैं। अब बिहार का कोई त्योहार आप त्रिपुरा में मनाओ, और त्रिपुरा के त्योहार जो है गरिया पूजा और खर्ची पूजा, ये बिहार में मनाओ, तो इससे संस्कृति का आदान प्रदान होगा। त्रिपुरा के लोगों को पता चलेगा बिहार की संस्कृति क्या है, और बिहार के लोगों को पता चलेगा त्रिपुरा की संस्कृति क्या है। क्योंकि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है कि उसमें लोगों को पता नहीं होता। बिहार के लोगों को ये नहीं पता तमिलनाडु के त्योहार कौन से हैं, तमिलनाडु के लोगों को मतलब ही नहीं बिहार से। तो कहीं ना कहीं हम एक जो है, बहुत सारे जो राज्य हैं अपने आप में एक देश है, इतनी अलग अलग संस्कृति है। तो इस संस्कृति के आदान प्रदान के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना चलाई गई है। इसमें 2 राज्यों का जोड़ा बनता है और एक दूसरे का सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो इसमें त्रिपुरा को बिहार के साथ रखा गया। नेचर सफारी अभी अभी स्टार्ट हुई है। ये कहां पे स्टार्ट हुई है? और यहां पे आप देख सकते हैं नीतीश कुमार खड़े हैं एक ऐसे पुल के ऊपर जिसका जो आधार है वो पारदर्शी है, यानी ट्रांसपेरेंट बेस है। तो खड़े होकर डर लगेगा, आपको लगेगा कहीं शीशा टूट ना जाए। ऑब्वियसली वो टूटेगा नहीं। और ये भारत में क्या पहला है? जी नहीं, भारत में ये दूसरा ऐसा पुल है जिसका आधार शीशे का बना है। पहला जो है वो है लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूला जो है ऋषिकेश में है। तो लक्ष्मण झूला जो है उसका आधार गंगा नदी के ऊपर है, ये ऋषिकेश में। इसका आधार जो है वो शीशे का है। और दूसरा ये वाला है, तो आंसर है राजगीर।
राजगीर में नेचर सफारी स्टार्ट हुई है, पर्यटन का विकास किया जाएगा और राजगीर में बिहार का पहला और भारत का दूसरा ग्लास स्काई वॉक बना है। इसे ग्लास स्काई वॉक कहा जाता है, इस तरह के पुल को। ठीक है, बिहार जो है वो भारत का पहला राज्य है जिसमें 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन बनेंगे। ये कौन से टाउन होंगे? ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट मतलब हरित ऊर्जा दक्ष। यहां पे सरकारी जो बिल्डिंग है, सरकारी जो उसमें सारी अक्षय ऊर्जा इस्तेमाल होगी। तो ये 2 शहर बिहार में बनेंगे ग्रीन टाउन, हरित शहर। एक है राजगीर और एक है बोधगया। तो आंसर है राजगीर और बोधगया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा भी करी कि पटना जो है, पटना में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, पटना हाई कोर्ट है, पटना उच्च न्यायालय, बिहार म्यूजियम है, विद्युत भवन वगैरह, सब इनमें भी ग्रीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। और सोलर एनर्जी यहां पे आए इसके लिए 2 जगह पे, एक भागलपुर में और एक लखीसराय में। लखीसराय और भागलपुर में सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। समझ में आया? भागलपुर में और लखीसराय में, क्योंकि पटना में ग्रीन या सोलर एनर्जी चाहिए। हमारा सौर ऊर्जा लक्ष्य कितना है भारत का? हमें कितनी सौर ऊर्जा बनानी है पूरे भारत देश में? हमें बनानी है टोटल 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक, और इस 175 में से सोलर एनर्जी होगी 100 गीगावाट। तो अगर पूछें हमारा अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है, तो आंसर 175 गीगावाट। और अगर पूछे हमारा सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना है, तो आंसर है 100 गीगावाट। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, मैं महानतम में से भी कहूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इनका नाम था मानस बिहारी वर्मा। इनका निधन हो गया। इन्होंने कौन सा भारत का लड़ाकू विमान बनाने में मदद करी थी दूसरे वैज्ञानिकों की? जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये 78 साल के थे और ये दरभंगा से थे। दरभंगा में कहां से थे? दरभंगा में एक ब्लॉक है जिसका नाम है घनश्यामपुर। तो ये घनश्यामपुर ब्लॉक के गांव बौर से थे। इनका गांव का नाम है बौर, BOUR, बौर। तो ये जो है दरभंगा से थे और एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था, पद्मश्री इन्हें मिला हुआ था। तो इनका नाम था मानस बिहारी वर्मा और इन्होंने तेजस को बनाने में भूमिका अदा करी। तेजस, और तेजस जो लड़ाकू विमान है इसको नाम तेजस किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विमान का नाम तेजस रखा था। वैसे पिछले साल एक और बहुत महान व्यक्ति हैं बिहार के जिनका निधन हुआ था, उनका नाम था वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह, इनके नाम पे एक पुल भी बनाया अभी अभी कोइलवार में, सोन नदी के ऊपर एक पुल बनाए, वशिष्ठ नारायण पुल इनके नाम पे। खैर मैं आगे बताऊंगा वो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुनंदन लाल भाटिया का निधन हो गया। ये कौन से राज्य के राज्यपाल थे? रघुनंदन लाल भाटिया। तो याद रखिए ये पहले तो कहां से थे? तो ये बेसिकली अमृतसर से चुनाव लड़ते थे और बहुत ही सफल नेता थे। 6 बार अमृतसर से सांसद थे लोकसभा में, 6 बार अमृतसर से, रघुनंदन लाल भाटिया। तो इनका निधन हो गया और ये केरल और बिहार के सांसद थे। केरल और बिहार, केरल के सांसद थे ये 2004 से 2008 तक और बिहार के राज्यपाल थे ये 2008 से 2009, सिर्फ 1 साल के लिए थे लेकिन थे। ठीक है, तो आंसर है केरल और बिहार। वैसे बिहार के एक और राज्यपाल का निधन हुआ है अभी अभी, जिनका नाम था M रामा जोइस। ये एक जज थे और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय यानी चंडीगढ़ में जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, उसके ये मुख्य न्यायाधीश थे। M रामा जोइस बिहार और झारखंड दोनों के राज्यपाल थे। बिहार की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसमें वो पेशेंट, वो मरीज जो आइसोलेटेड हैं यानी क्वारंटाइन में हैं, उनको ट्रैक किया जा सकेगा, उन पे नजर रखी जा सकेगी? तो इसका नाम रखा है हिट, हिट कोविड ऐप। हिट की फुल फॉर्म है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। बिहार का इनमें से कौन सा ऐसा उत्पाद है, प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला हुआ है? शाही लीची, जर्दालू आम, कटरनी चावल या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को ही 2018 में भौगोलिक संकेतक मिला था, GI टैग मिला था। तो मैं अब क्यों पूछ रहा हूं ये सवाल? वो इसीलिए क्योंकि इनका निर्यात हो रहा है अब। ठीक है ना, इनका निर्यात हो रहा है। शाही लीची जो है ये मुजफ्फरपुर की है, ये ध्यान रखिए, मुजफ्फरपुर से आती है शाही लीची। लेकिन उसके अलावा जो
आसपास के इलाके हैं जैसे वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय, इनमें भी शाही लीची का उत्पादन होता है। जरदालू जो आम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो कटरनी चावल है ये भी, इसे भी भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। वैसे और कौन से उत्पाद हैं बिहार के जिन्हें भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है? आपको मधुबनी पेंटिंग पता होगा, मधुबनी पेंटिंग जो है इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर भागलपुर का जो सिल्क है, भागलपुर का जो सिल्क है उसे भी, ये किस तरह का सिल्क होता है? ये टसार सिल्क होता है, टसार सिल्क, सिल्क सिटी है बिहार का भागलपुर। और सिक्की की, जो मैंने बताया था ना, सिक्की से खिलौने हस्तशिल्प बनते हैं, उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। और ये न्यूज में इसलिए आए थे क्योंकि हम इनका निर्यात कर रहे हैं, ब्रिटेन में, इंग्लैंड वगैरह भेज रहे हैं, उससे जो है किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। और चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा लीची उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध का लेटे हुए मुद्रा में स्टैचू, जिसे रिक्लाइनिंग बुद्धा बोलते हैं, ये कहां पे लगाया जा रहा है? तो ये बोध गया में लगाया जा रहा है। और बुद्ध पूर्णिमा का दिन अभी आया था थोड़े समय पहले। बुद्ध पूर्णिमा को हम वैसाख त्योहार भी बोलते हैं, इसे बुद्ध जयंती भी बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं, वैसाख भी बोलते हैं, अलग अलग नाम हैं। अच्छा, भगवान बुद्ध की जो ये प्रतिमा है जिसमें वो लेटे हुए हैं, जो ये मुद्रा है, इसका महत्व क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे कुशीनगर में, ये उत्तर प्रदेश में जगह है कुशीनगर, और यहाँ पे अभी जो एयरपोर्ट था उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी मिला है कुशीनगर को। तो कुशीनगर में जब भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे, इसको बोलते हैं परिनिर्वाण। तो प्राण त्यागने से जस्ट पहले वो इसी मुद्रा में लेटे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है, बहुत ज्यादा इसका एक इमोशनल सिग्निफिकेंस है। और अभी बोध गया में ये बुद्ध इस तरह की मूर्ति लगाई जाएगी जिसमें वो इसी मुद्रा में लेटे हुए हैं, परिनिर्वाण से पहले की मुद्रा। ठीक है, तो ये मुद्रा है और ये ऐसा माना जा रहा है 100 फीट ऊंची है, लगभग 100 फुट का, और ये फाइबर ग्लास की बनी है। ये कोलकाता के जो कारीगर हैं उन्होंने बनाई है, लेकिन बिहार में लगाई जाएगी। और भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसके नाम पे यूपी में सिद्धार्थ नगर भी है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो नेपाल के कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट में आता है, कपिलवस्तु। और भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उसके बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, और उन्होंने जो प्राण त्यागे थे वो कुशीनगर में। बिहार की सरकार उन बच्चों को कितनी वित्तीय सहायता देगी हर महीने जिन्होंने अपने अभिभावकों को कोविड के कारण खो दिया? 18 साल से कम उम्र के, 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे बिहार में हैं, तो इनको बाल सहायता योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए बिहार की सरकार देगी, जिससे वो अपना गुजारा कर सकें। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को दोनों को खो दिया कोविड के कारण। कौन सा संगठन है जो बिहार में 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा जिससे ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके? यह है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत सड़क निर्माण जो प्राधिकरण है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो NHAI जो है ये बिहार के 15 डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखने आपको आवश्यक नहीं है, एक बार मैं वैसे बता देता हूं, पटना, बेगूसराय, मधुबनी, भागलपुर, भोजपुर, नवाड़ा, सिवान, अरारिया, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया और सहरसा, इनमें ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा NHAI। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, यहां पे भारत में सड़कें NHAI भी बनाता है और सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी बनाता है, और दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो NHAI है ये बनाता है राजमार्ग और जो राजकीय मार्ग होते हैं, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। और जो ब्रो है, ब्रो आपको बता दूं ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता, रक्षा मंत्रालय, क्योंकि ये हमारी सीमाओं पर, हमारे बॉर्डर पर सड़कें बनाता है और पहाड़ों पे जहां दुर्गम सड़कें होती हैं उनको बनाता है। यह फर्क है NHAI में और ब्रो में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का स्थान क्या था? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट ने दी थी। इसमें यह रिपोर्ट यह बताती है कि भारत का कौन सा राज्य अपने नागरिकों को न्याय देने के मामले में उत्कृष्ट है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूं, सबसे अच्छा जस्टिस भारत में मिलता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र 2 साल से लगातार नंबर 1 है, और बिहार का जो इसमें स्थान है आप देख सकते हैं, बिहार का स्थान है इसमें 13वां। तो आंसर है इसका 13वां।
बिहार का स्थान। और छोटे राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा में सबसे अच्छा जस्टिस सिस्टम है और सबसे खराब है मेघालय में। बड़े राज्यों में सबसे खराब किस में है? बड़े राज्यों में सबसे खराब है यूपी में। अभी अभी बिहार में एंटी ड्रग एब्यूज प्रोग्राम यानी ड्रग ना लो, उसके लिए जो सरकार ने एक अभियान चलाया है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इस लड़की को बाईसाइकिल गर्ल बोलते हैं। आपको याद होगा जब एक समय था कोविड वाला, तब एक लड़की जो है वो गुड़गांव से लेके और दरभंगा तक 1200 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई थी। याद है वो लड़की? अपने पिता को पीछे बैठाकर, क्योंकि उनके पिता जो थे वो चोटिल थे लॉकडाउन के दौरान। वो लड़की है ये ज्योति कुमारी। तो आंसर है ज्योति कुमारी। वो एंटी ड्रग एब्यूज प्रोग्राम जो है उसकी एम्बेसडर बनी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण दिया गया। इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? और इन्हें यह मृत्योपरांत दिया गया क्योंकि 8 अक्टूबर के दिन, 8 अक्टूबर 2020 और रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई। तो इसमें कई क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि इनकी पार्टी कौन सी थी। तो इन्होंने एक पार्टी शुरू करी थी, सन 2000 में बनाई थी उन्होंने वो पार्टी, और इसका नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी। और इनके जो बेटे हैं अभी चिराग पासवान, वो उस पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं इनके देहावसन के बाद, इनके मरने के बाद। तो रामविलास पासवान जी जो हैं, ये इनका जन्म हुआ था खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। सो आंसर है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार। और ये चुनाव लड़ते थे हाजीपुर से। ये हाजीपुर से चुनाव लड़ते थे और बहुत बार इन्होंने चुनाव जीता है हाजीपुर से, और बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते थे। इनको पद्म भूषण दिया गया। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, उसके बाद होता है पद्म विभूषण और फिर होता है पद्म भूषण। यानी भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है वो होता है पद्म भूषण। और बिहार की अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई 2021 में बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, चाहे वो कोई भी पद्म पुरस्कार हो, तो आंसर है 5। क्योंकि पद्म भूषण इन्हें मिला है 1 + 4 और 4 लोगों को मिला है पद्म श्री। तो पद्म श्री किन किन को मिला है मैं बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं दुलारी देवी। ये मैथिली पेंटर थी मधुबनी से। और आपने एक और सुना होगा मधुबनी पेंटर जिनका नाम था कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी का भी निधन अभी हुआ था 1-2 साल पहले। ये अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा, इन्हें ये महारत है, पारंगत है अपने अपने फील्ड में। मधुबनी पेंटिंग को इन्होंने पूरी दुनिया में पॉपुलर करा है। तो दुलारी देवी जो है, इनको पद्मश्री मिला, राइट, कला के क्षेत्र में, मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में। उसके बाद दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं रामचंद्र माझी। रामचंद्र माझी जो हैं, ये एक नाच फोक डांसर हैं बिहार के, जो पिछले 80 साल से बिहार में ग्रामीण नाटक आयोजित करते आए हैं। और ये ग्रामीण नाटक जो होते हैं, इनका पर्पस ये होता है कि जो जनता है उन्हें जागरूक किया जाए। और इन नाटकों का जो विषय होता है वो हमेशा समाज में चेतना लाने के लिए होता है। सो रामचंद्र माझी को भी पद्मश्री से नवाजा गया। उसके बाद डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, ये भागलपुर से हैं, डॉक्टर हैं, 92 वर्ष के। इन्होंने पिछले 70 साल जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करी। तो खास तौर पे जो कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी जो होता है, लेप्रेसी के मरीज जो हैं उन्हें समाज में वो इज्जत नहीं मिलती, समाज से कई बार उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इन सब टैबूज के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दिलीप कुमार सिंह जो हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। उसके बाद है मृदुला सिन्हा। मृदुला सिन्हा एक हिंदी कवित्री रही हैं, हिंदी लेखक रही हैं। इन्होंने 46 किताबें लिखी, 5 नॉवल लिखे और बहुत सारी मैगजीन लिखी। तो हिंदी साहित्य में योगदान के लिए मिला इन्हें। लिटरेचर और एजुकेशन कैटेगरी में बिहार से थी मृदुला सिन्हा। और मृदुला सिन्हा जो हैं, ये गोवा की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, गोवा राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी थी। तो ये 4 लोगों को मिला है पद्मश्री और रामविलास पासवान जी को मिला है पद्म भूषण। तो टोटल बिहार से 5 लोगों को मिले पद्म पुरस्कार। यहां पे मैंने लिख दिए हैं इनके नाम: दुलारी देवी, रामचंद्र माझी, दिलीप कुमार सिंह और मृदुला सिन्हा पद्मश्री। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो दुलारी देवी हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी आत्मकथा, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है फॉलोइंग माई पेंट ब्रश। अगर आपको तस्वीर में
अक्षर लिखे नहीं दिखाई दे रहे तो मैं यहां लिख देता हूं, फॉलोइंग माई पेंट ब्रश। ये इनकी आत्मकथा है दुलारी देवी की। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। भारत में जो नीति आयोग है, और नीति आयोग आप जानते हैं इसको पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, इसका पुराना नाम है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को ही बाद में चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो चेयरमैन होता है वो हमेशा एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा ऑटोमेटिकली नीति आयोग का चेयरमैन हो जाएगा। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नीति आयोग के, मिस्टर अमिताभ कांत। तो नीति आयोग ने एक इंडेक्स करवाया, सूचकांक, जिसका नाम है नवाचार सूचकांक यानी इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स ये बताता है कि नवाचार के मामले में, नई चीजें बनाने के मामले में, पेटेंट के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो इसमें जो बड़े राज्य हैं उनमें बिहार का स्थान क्या रहा, तो मैं आपको दिखा देता हूं टेबल। नंबर 1 पे रहा कर्नाटक, और ये इंडेक्स एक बार 2019 में आया था और एक बार 2020 के लिए जो 2021 में रिलीज हुआ था। तो अभी 2 ही बार आया है और दोनों बार नंबर 1 था कर्नाटक। ये यानी कह सकते हैं कर्नाटक में नवाचार, भारत में इनोवेशन सबसे ज्यादा है। और आप यहां पे देख सकते हैं कि बिहार का जो स्थान है वो आखिरी है। बड़े राज्यों में जो बिहार का स्थान है वो आखिरी है, यानी बिहार जो है वो 17वें नंबर पे रहा बड़े राज्यों में। फिर है छोटे राज्य और हिमालयी राज्य, खासतौर पे जो हमारे हिमालयी और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो इनमें सबसे अच्छा नवाचार है हिमाचल में और सबसे खराब है मेघालय में। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली में बेस्ट है, दिल्ली सबसे इनोवेटिव है और लक्षद्वीप सबसे कम इनोवेटिव है। और दिल्ली का स्कोर देखिए, दिल्ली का स्कोर था 46.60 और कर्नाटक का स्कोर है 42.50। तो अगर आपसे राज्यों में नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ यह पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स है उसको टॉप किसने किया, तो आपका आंसर दिल्ली होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि राज्य कौन सा है, स्टेट कौन सा है जिसने टॉप किया है, तो आंसर होगा कर्नाटक। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार जो है अभी अभी 17वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। 17वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, और इसको ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था। राइट, तो आपको यह बताना है ये जो 17वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ, ये कौन से राज्य ने ऑर्गेनाइज किया था? इसमें बिहार पार्टनर राज्य था। बिहार इसमें पार्टनर राज्य था, तो इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया गया था। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहां पे किया गया था। और इसमें बहुत सारे देशों ने भी हिस्सा लिया, विभिन्न देशों ने हिस्सा लिया। तो इस बार जो पार्टनर देश था वो कौन सा था? पार्टनर राज्य तो बिहार था, लेकिन पार्टनर कंट्री पूछ लें तो पार्टनर कंट्री इसमें था बांग्लादेश। और इसमें फोकस कंट्री कौन सा था? और पार्टनर कंट्री और फोकस कंट्री में फर्क क्या होता है? देखो, पार्टनर कंट्री होता है जो सह मेजबान है, यानी उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो मेजबानी कर रहा है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो है पार्टनर कंट्री। लेकिन फोकस कंट्री होता है जिसकी कला, जिसकी संस्कृति, जिसके उत्पाद, जिसकी सेवाएं वहां पे जिनकी प्रदर्शनी की जाती है, उसको बोलते हैं फोकस कंट्री। तो फोकस कंट्री इस बार 2 थे, एक था अफगानिस्तान और एक था ईरान। एक था अफगानिस्तान और एक था ईरान। समझ में आया? तो आपसे 3 क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कि ये जो इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर है ये कहां पे हुआ? ये हुआ था भुवनेश्वर में। दूसरा, पार्टनर स्टेट कौन सा था? बिहार। तीसरा, पार्टनर कंट्री कौन सा था? बांग्लादेश। और चौथा क्वेश्चन, फोकस कंट्री कौन सा था? अफगानिस्तान और ईरान। बिहार में दूसरा चिड़ियाघर बना है अभी अभी, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है? देखिए, बिहार में अभी तक सिर्फ एक ही चिड़ियाघर था और वो था संजय गांधी प्राणी उद्यान। संजय गांधी प्राणी उद्यान या संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जो कि पटना में है। लेकिन अब बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बना है रानीगंज में। तो आंसर रानीगंज होना चाहिए, लेकिन यहां पे डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो डिस्ट्रिक्ट है अरारिया। अरारिया डिस्ट्रिक्ट में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बना है। ये 289 एकड़ जमीन पे फैला हुआ है और इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने अप्रैल 2021 में किया था। बिहार में वैसे एक ही नेशनल पार्क है और वही नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है। तो ये कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में बस एक ही है।
और चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है ये बिहार के किस जिले में आता है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आपको नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताना है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यानी डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये बिहार में कहां पे बनेगा? तो मैं आपको सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें बता दूं कि जो डॉल्फिन हैं जो बिहार में पाई जाती हैं इन्हें गैंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है। डॉल्फिन भी कई तरह की होती हैं लेकिन जो बिहार में पाई जाती हैं, गंगा नदी में पाई जाती हैं, इनको गैंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है। और डॉल्फिन मछली नहीं होती, डॉल्फिन होता है मैमल यानी कि स्तनधारी जीव जो बच्चों को दूध पिलाते हैं या जो बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जिनके शरीर पे बाल होते हैं, बहुत सारे फीचर होते हैं मैमल्स के, इन्हें स्तनधारी जीव कहा जाता है। जैसे हम भी मैमल हैं। तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है बिहार में, इनफैक्ट पूरे भारत में एक ही अभयारण्य है गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए, जिसको बोलते हैं विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। और ये कहां पे है? ये भागलपुर में है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ऑब्वियसली आप जानते हैं भागलपुर में गंगा नदी बिहार से बाहर निकलती है। ये बिहार मान लेता हूं। अगर सवाल आपसे आप पूछ लें कि गंगा नदी बिहार में जब घुसती है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले घुसती है, तो आंसर है बक्सर। ठीक है, बक्सर में घुसती है सबसे पहले। और निकलती कहां से है, तो आंसर है भागलपुर। बक्सर से गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में और भागलपुर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जब डेप्थ में पढ़ेंगे, जब आप गहराई में पढ़ेंगे तभी पता चलेंगी, वरना तो आपको उतना ही पता रहेगा जितना सबको पता है। ठीक है, ये सब चीजें तब पता चलती हैं जब आप गहराई से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय में बनेगा, पटना यूनिवर्सिटी में बनेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, और वो ये, अभी तो पटना यूनिवर्सिटी में बनेगा लेकिन बाद में इसको भागलपुर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में ही। लेकिन अभी शुरुआत के लिए पटना यूनिवर्सिटी में बनेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी एक किताब लिखी गई और इस किताब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। इस किताब का नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। जरूर पढ़िए, बहुत ही मार्मिक किताब है। इसको पढ़ के आपको पता चलेगा कि लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों पे क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ा। यह कहानी है कुछ दोस्तों की, रितेश, आशीष, राम बाबू, सोनू, कृष्णा, संदीप और मुकेश, जिनकी फोटो आप यहां पे देख रहे हैं। ये जो 7 मजदूर हैं बहुत ही गरीब हैं और इनके पास काम नहीं बचा, लॉकडाउन हो गया, बसें बंद, ट्रेन बंद, फ्लाइट बंद, तो अपनी साइकिल उठाई इन्होंने और ये अपने गांव वापस गए। ये गाजियाबाद में काम करते थे, तो गाजियाबाद जो है वहां से लेके बिहार में सहरसा तक 1232 किलोमीटर साइकिल चलाई इन्होंने। और भूखमरी भी थी, रास्ते में कई बार खाना भी नहीं मिला। इनकी बहुत ही मार्मिक जर्नी है, तो इसकी किताब लिखी गई है इसके ऊपर। इसको लिखा है मशहूर पत्रकार विनोद कापरी ने। और इनके ऊपर एक मूवी, एक जो है डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जो हॉटस्टार पे है, डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है। बिहार की सरकार की एक योजना है जिसका नाम है कन्या उत्थान योजना। तो कन्या उत्थान योजना में जो लड़कियां हैं, किशोरियां, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, कितना एक तरह से इनाम सरकार की तरफ से मिलता है। तो याद रखिए, बिहार की सरकार की जो कन्या उत्थान योजना है, इसमें इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि जो लड़कियां हैं उन्हें उच्च शिक्षा पाने के लिए मोटिवेट किया जाए और लड़कियों के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा दिया जाता है। तो इसमें 25,000 रुपये उन लड़कियों को मिलता है जो इंटरमीडिएट एग्जाम को पास कर लेती हैं और 50,000 रुपये मिलता है जब वो ग्रेजुएशन पूरी कर लेती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। कंडीशन ये है कि जब लड़की इंटरमीडिएट पास करे तो वो अनमैरिड होनी चाहिए, तब मिलेगा 25,000। और 50,000 जो है वो मैरिड हो या अनमैरिड दोनों को मिलता है। ठीक है, ये एक बड़ा फर्क है। 25,000 सिर्फ तब मिलता है जब लड़की अविवाहित हो और वो इंटरमीडिएट पास कर ले, और 50,000 तब मिलता है ग्रेजुएशन करने पे, चाहे वो मैरिड हो तब भी मिलता है और अनमैरिड हो तब भी मिलता है। इस योजना का नाम है कन्या उत्थान योजना। इस बार जो बिहार का बजट प्रस्तुत किया गया उसका टोटल बजट का जो व्यय है वो कितना था, यानी टोटल बजट एक्सपेंडिचर कितना था?
तो ये बिहार के जो वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, उन्होंने प्रस्तुत किया था बिहार की विधानसभा में, और इसका जो टोटल एस्टिमेट है वो है 2.18 लाख करोड़, 2.18 लाख करोड़। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना का रैंक क्या है उन शहरों में जो बड़े शहर हैं? अब ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ये क्या है। देखिए, हमारा जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर बोलते हैं, इसने 2 इंडेक्स करवाए। इंडेक्स मतलब होता है जब हम राज्यों का तुलना करते हैं, राज्यों का कंपैरिजन करते हैं। तो एक है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये बताता है कि भारत का कौन सा शहर कितना रहने लायक है। ठीक है, तो भारत का जो रहने लायक शहर है, यहां पे देखिए टॉप 10, ये टॉप 10 है बड़े शहर और ये टॉप 10 है छोटे शहर। यहां पे बड़े शहर और छोटे शहर का मतलब क्या है? बड़ा शहर वो है जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, और छोटा शहर वो है जिसकी आबादी 10 लाख से कम है। तो सबसे अच्छा भारत का शहर है रहने के लिए बेंगलोर, ये है बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में सबसे अच्छा है रहने के लिए शिमला। बाकी टॉप 10 में आप देख सकते हैं बिहार का कोई भी शहर नहीं है। पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नावी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई, ये 10 सबसे अच्छे रहने लायक शहर हैं बड़े। इनमें ज़्यादातर शहर आप जानते होंगे कौन से राज्य में आते हैं। पुणे महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, सूरत गुजरात, नावी मुंबई जो है महाराष्ट्र, कोयंबटूर तमिलनाडु में है, वडोदरा गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश और ग्रेटर मुंबई अगेन महाराष्ट्र। शिमला हिमाचल की राजधानी है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, सिलवासा कहाँ है पता है? दादरा नगर हवेली की राजधानी है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है, वेल्लोर भी तमिलनाडु में है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, गुरुग्राम हरियाणा में है, दावनगिरी कर्नाटक में है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली को त्रिची भी बोलते हैं। तो ये भारत के शहर हैं बड़े और छोटे सबसे ज्यादा रहने लायक। तो इनमें बिहार का क्या कोई स्थान रहा? बिहार का जो स्थान है पटना का 33 रहा, यानी पटना पूरे भारत का बड़े शहरों में, ठीक है, अबव 1 मिलियन, क्योंकि पटना की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, तो बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां रहा। अच्छा, छोटे शहरों में क्या बिहार का कोई शहर है टॉप 50 में? हाँ, बिहार के 2 शहर हैं टॉप 50 में। बिहार शरीफ 28वें नंबर पर रहा, छोटे शहरों की बात हो रही है बिलो 1 मिलियन, तो बिहार शरीफ 28वें नंबर पर रहा। भागलपुर 30वें नंबर पर रहा, भागलपुर जो सिल्क सिटी बोलते हैं, जो सिल्क के लिए मशहूर है, और मुजफ्फरपुर जो है वो 62वें नंबर पे रहा। ठीक है, तो ये आपको सारे अच्छे से पता होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं दूसरे इंडेक्स पे। मैंने आपको बताया था 2 इंडेक्स करवाए थे, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स तो हमने कर लिया, यानी रहने लायक कौन सा शहर है। दूसरा है नगर निगम म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको बोलते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी टॉप 10 बड़े और टॉप 10 छोटे शहरों में बिहार का कोई भी नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें इंदौर नंबर 1 था। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर बड़े शहरों में नंबर 1 था, और छोटे में नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली नगर निगम नंबर 1 था। टॉप 10 में अगेन बिहार का कोई नहीं था, लेकिन बड़े शहरों में पटना का स्थान रहा 16वां। तो पटना जो है नगर निगम सूचकांक में 16वें नंबर पर रहा। और छोटे शहरों की बात करें तो बिहार शरीफ नंबर 1 था। बिहार शरीफ छोटे शहरों में म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 35वें नंबर पर रहा। 36वें पे था भागलपुर और 43वें पे था मुजफ्फरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बिहार में पहली हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री खोजी गई। कहां पे? हिल टॉप मतलब होता है पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी के ऊपर जब खुदाई करी गई तो वहां पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिली। मोनेस्ट्री मतलब जहां पे बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अविवाहित रहते हैं, बहुत बार मॉन्क ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो ये बिहार में कहां पे पाई गई है? ये डिस्ट्रिक्ट है लखीसराय। तो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में ये पाई गई है, लाल पहाड़ी पे। इस पहाड़ी का नाम है लाल पहाड़ी। लखीसराय के में जो रहते हैं वो जानते होंगे। और ऐसे कुछ हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, तथ्य मिले हैं, सबूत मिले हैं कि जैसे ये महायान जो बुद्धिज्म है उसको कैटर करती थी, महायान बुद्धिज्म की थी। और ये एक विहार था, ऐसा भी माना जाता है। मोनेस्ट्री, स्तूपा, विहार, ठीक है, ये तो एक विहार भी हो सकता था। यहाँ पे जली हुई जो ईंटें हैं वो भी पाई गई हैं, और ये लखीसराय में खोजी गई है हमारे पुरातत्व विभाग के द्वारा। एक सिंगर है बिहार का, हिमांशु। इसने
गाना गाया भारत होगा आत्मनिर्भर, ये गाना इसने गाया गणतंत्र दिवस 2021 में, तो ये बिहार में कहां से है? इसने बिहार का नाम ऊंचा किया तो ये समस्तीपुर से है। हिमांशु जो है ये समस्तीपुर जिले को बिलोंग करता है। बिहार में कौन व्यक्ति है, बिहार में कौन बच्चा है जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये मिला ज्योति कुमारी को। ज्योति कुमारी आप जानते ही हैं, जिन्होंने साइकिल चलाई 1200 किलोमीटर अपने चोटिल पिता को पीछे बिठाकर, जो साइकिल चला के गई, तो इन्हें अपने बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है उससे नवाजा गया। साइकिल गर्ल बोलते हैं इन्हें, बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी। अभी इन पे एक बॉलीवुड फिल्म भी बन रही है वैसे इनकी कहानी पे। बिहार में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र यानी रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल, ये कहां पे ओपन किया गया? तो ये भागलपुर में किया गया। भागलपुर में किया गया, और भागलपुर में गंगा नदी का जो प्रवाह है काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे नदी के किनारे जो टर्टल हैं अंडे देते हैं, कछुए अंडे देते हैं, इनके लिए बहुत एक आइडल लोकेशन है वो, जहाँ पे ये अक्सर आते हैं। और बहुत बड़े बड़े टर्टल भी कई बार पाए जाते हैं, 15-15 किलो के भी कछुए मिलते हैं यहाँ पे। तो ये जो पुनर्वास केंद्र है ये लगभग आधा हेक्टेयर ज़मीन पे होगा। इसमें 500 कछुए रखे जा सकेंगे। एक बहुत फेमस टर्टल जो भारत में पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ओलिव रिडली टर्टल, और ओलिव रिडली टर्टल भारत में ज़्यादातर ओडिशा में पाए जाते हैं। ओडिशा में 2 जगह है जहाँ पे ये अंडे देते हैं, एक तो है ऋषिकुल्या नदी, ऋषिकुल्या नदी का मुहाना, और दूसरा है गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार जो है वो भारत का कौन सा राज्य बना जहाँ पे एक बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया गया है? ये बर्ड रिंगिंग स्टेशन क्या होता है? देखिए, जो प्रवासी पक्षी होते हैं जो उड़ के आते हैं दूसरे देशों से, उनको यहाँ पे देखा जाता है, उन पे शोध किया जाता है, अनुसंधान करा जाता है पक्षियों के ऊपर, उन पे नज़र रखी जाती है, उनको मॉनिटर करा जाता है, उनका व्यवहार वगैरह देखने के लिए दूरबीनें लगाई होती हैं, तो इसको बोलते हैं बर्ड रिंगिंग स्टेशन। ये उत्तर भारत का पहला है, नॉर्थ इंडिया का पहला है, लेकिन ये भारत का चौथा है, भारत का चौथा। इससे पहले बर्ड रिंगिंग स्टेशन सबसे पहले तमिलनाडु में बना था, फिर राजस्थान में बना था, और फिर ओडिशा में बना था। तो ओडिशा ईस्टर्न इंडिया हो गया, और राजस्थान वेस्टर्न इंडिया हो गया, तमिलनाडु साउथ इंडिया हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, रफली नॉर्थ इंडिया का ये पहला है, लेकिन ये चौथा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत का बर्ड रिंगिंग स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार जो है उसने भारत की पहली ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन बनाई, यानी जनजातीय महिलाएं जो हैं उन्हें पुलिस के तौर पे रिक्रूट करा गया। इस बटालियन का नाम क्या है? तो इस बटालियन का नाम रखा है स्वाभिमान वाहिनी। बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी, ये नाम रखा है। इनकी जो परेड हुई थी वो पटना के मिथिलेश स्टेडियम में हुई थी। तो मिथिलेश स्टेडियम कहाँ पे है? पटना में है, और ये भारत की पहली ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन है। वो बॉलीवुड एक्टर कौन है जिन्हें पटना नगर निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पटना नगर निगम ने, इनका नाम है संजय मिश्रा। बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा, ये लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ेंगे, उनको जागरूक करेंगे। जो मलिन बस्तियां हैं, दूषित जो बस्तियां हैं, पॉल्यूटेड हैं, वहां पे जाके ये लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करेंगे। बिहार में एक झील है कबरताल। कबरताल झील को और क्या बोलते हैं? तो इसको कांवड़ झील भी बोलते हैं, बेगूसराय में है ये, और इसको रामसर साइट डिक्लेयर करा गया है, रामसर स्थल डिक्लेयर करा गया है। तो रामसर स्थल कितने बने हैं और कितने हो गए हैं भारत में? पहले 37 थे, 5 बने, अभी अभी टोटल हो गए हैं 42। तो अगर पूछें कि भाई भारत में कितने रामसर स्थल हैं, और ये रामसर स्थल क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि ईरान में एक शहर है रामसर, जहां पे कंट्रीज मिले थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें जो हमारी आर्द्र भूमि है, जो झीलें वगैरह हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए, इसलिए इसे रामसर स्थल बोलते हैं। भारत में 42 रामसर स्थल हैं, और इनमें बिहार में ये पहला है, कांवड़ झील, बिहार का पहला। और ये बहुत बड़ी झील है, ये बेगूसराय में कांवड़ झील जो है बहुत बड़ी है। ओक्सबाऊ लेक है ये, ओक्सबाऊ लेक जो नदी से अलग होकर बन जाता है ना, ओक्सबाऊ लेक वो है ये। तो आंसर है कांवड़ झील। और जो अभी 5 बने हैं उनमें एक तो बनी है आसान झील जो उत्तराखंड में है, फिर एक है लोनार झील जो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, एक है सोकार झील जो लद्दाख में है, और एक है सुर सरोवर
सुर सरोवर आगरा में है, इसे कीथम झील भी बोलते हैं। तो ये 5 झील हैं जो अभी अभी रामसर स्थल भारत में बनी हैं। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? खादी आप जानते हैं, खादी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ था। खादी एक बहुत इंपॉर्टेंट वस्त्र होते हैं खादी के बने हुए। तो खादी, बिहार की जो खादी है उसको प्रमोट करेंगे मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। और खादी को प्रमोट करने का जिम्मा होता है खादी और ग्राम उद्योग आयोग का। और खादी और ग्राम उद्योग आयोग, जिसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बोलते हैं, KVIC, ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? MSME मंत्रालय। लघु मध्य, जो छोटे और मध्यम उद्यम के लिए जो मंत्रालय होता है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। और बिहार में खादी कहां पे होती है? मधुबन में, मधुबनी। तो मधुबनी खादी जो होती है वो मशहूर है। तो मधुबनी खादी को ये प्रमोट करेंगे पूरे बिहार में। सो ये था हमारा बिहार जुडिशरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 1। आई होप GS आपकी धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। और मैं आपको याद दिला दूं, हमारा जो बिहार जुडिशरी का कोर्स आता है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड कोर्स है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, अगर आप बिहार सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ये आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं और आप इसको बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अनलिमिटेड टाइम आप वीडियोस देख सकते हैं, कोई उसमें सीमा नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगी। कोर्स बाइलिंगुअल है, मतलब जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है लिखी हुई, लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। और क्विज भी मिलेगा आपको, इसमें PDF भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेंगे, ऑडियो भी मिलेंगे। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमारा ये है। तो आई होप ये कोर्स आपको पसंद आएगा और बहुत जल्दी आपसे मैं मिलूंगा बिहार जुडिशरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।